वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक फैंटेसी टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है सर्वम माया। बहुत ही अलग टाइप की मूवी है और उसी तरह से इंटरेस्टिंग भी। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक म्यूजिक बैंड को दिखाया जाता है। इस बैंड में काफी सारे लोग होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने वाले। इसी बैंड में मूवी का मेन कैरेक्टर भी होता है प्रबेंदु, शॉर्टकट में प्रभा, जो इलेक्ट्रिक गिटार प्ले करने का काम करता है। जब यह बैंड अपना प्रोग्राम खत्म करके दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं, तभी बैंड के मैनेजर को ये बात पता चलती है कि इन लोगों को यूरोप जाना होगा, वहाँ पर एक प्रोग्राम करना है। यही बात अपने स्टाफ को बोलने पर इसकी स्टाफ बहुत खुश होने लगते हैं। बाद में मैनेजर उस प्रभा को साइड में बुलाकर ये बात कहने लगता है कि प्रभा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ट्राई किया लेकिन तुमको वीजा नहीं मिला, तुम हमारे साथ यूरोप नहीं आ रहे। यह सुनने के बाद प्रभा बहुत ही डिसअपॉइंट होने लगता है। इसने तो ऑलरेडी अपनी शॉपिंग भी कर लिया था। खैर, इसका बैंड वापस आने तक 2 महीने लगेंगे। अब शहर पर ये किसके लिए रहेगा, इसीलिए प्रभा वापस अपने गांव पर आ जाता है। अब प्रभा की फैमिली वाले बहुत ही इज्जतदार लोग होते हैं, मतलब ये लोग ब्राह्मण्स होते हैं। जहाँ पर भी पूजा करवाना हो, गांव वाले पहले प्रभा के फादर को ही बुलाते हैं। और इसी तरह से प्रभा का बड़ा भाई फॉरेन में पूजा का काम करता है। फिलहाल प्रभा के फादर का 70th बर्थडे होने की वजह से इनके घर में जबरदस्त तरीके से फंक्शन चलने लगता है। अब इसी दरमियान में प्रभा भी वापस अपने घर पर आता है, लेकिन घर के किसी भी लोगों से बात ही नहीं करता। और उसी तरह से काफी सालों से प्रभा अपने फादर से बात ही नहीं किया। इसकी वजह यह है कि कुछ सालों पहले जब इसकी माँ जिंदा थी, उस वक्त इसकी माँ ने एक छोटे पप्पी को अपने घर पर लाई थी। लेकिन प्रभा की माँ मरने के बाद वो कूता बहुत भौंकने लगा, बहुत ही नाराज हो गया। आखिरी बार प्रभा अपनी माँ का चेहरा उस कूते को दिखाने के लिए उस कूते को घर के अंदर लाता है। उसी वक्त प्रभा का फादर प्रभा को बहुत डांटने लगता है कि उस कूते को घर के अंदर क्यों लेकर आए हो, बाहर फेंक दो। उस टाइम इन दोनों के बीच थोड़ा बातों का झगड़ा हुआ था। प्रभा के फादर ने कहा कि तुम और उस कुत्ते को लेकर घर से बाहर चले जाओ। प्रभा अपने दादाजी से ही बहुत ही क्लोज होता है। खैर, प्रभा की फैमिली वाले बहुत ही ट्रेडिशनल लोग होते हैं, मतलब भक्ति के साथ हर एक पूजा पाठ करते रहते हैं। लेकिन ये प्रभा टोटली अपोजिट, भगवान पर इसको भरोसा ही नहीं होता। एथिस्ट होता है ये, बस म्यूजिक ही इसका भगवान है। खैर, उसी रात प्रभा अपनी कजिन रूपेश से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। यह रूपेश एक पुजारी होता है। प्रभा रूपेश से कहने लगता है कि जब तक मेरा बैंड वापस नहीं लौटता, मैं यहाँ पर कुछ लोकल काम करना चाहता हूँ। तुम्हारे नजर में कुछ जॉब है तो देखो ना। तो रूपेश प्रभा को कुछ सजेशंस देने लगता है, जैसे किसी होटल में काम करना एक्सेट्रा। लेकिन प्रभा मना करने लगता है। रूपेश कहने लगता है, तो प्रभा एक काम करो, तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। मैं जहाँ पर भी पूजा करने के लिए जाता हूँ, मेरे साथ आ जाओ। और वैसे भी बचपन में तुमने ही मुझसे ज्यादा मंत्र पढ़े थे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, सारे मंत्र याद आ जाएंगे। लेकिन प्रभा ये भी मना करने लगता है कि मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा, तुम जानते हो ना मेरे बारे में। दूसरे दिन प्रभा एक म्यूजिक स्टूडियो पर जाता है कुछ म्यूजिक वगैरह देने के लिए। वो स्टूडियो वाले प्रभा का म्यूजिक लेकर इसे पैसे पे नहीं करते हैं। अब प्रभा घर वापस आने के बाद अपने दादाजी से 200 रुपए मांगने लगता है। मतलब इसके पास जो पैसे होते हैं वो सब कुछ खर्च हो चुके होते हैं। 2 महीने तो कुछ न कुछ जॉब तो करना पड़ेगा। इसका दादाजी कहने लगता है, अरे प्रभा, मेरे पास पैसे कहाँ से? अगर पैसे मांगना है तो तुम अपने पापा से मांगो, मैं खुद तुम्हारे पापा के पास पैसे मांगता हूँ। प्रभा कहने लगता है कि मैं ये काम हरगिज नहीं करूँगा। लेकिन इसके बावजूद भी प्रभा अपने फादर के पास जाकर हिचकिचाते हुए चाय के लिए 200 रुपए मांगने लगता है। लेकिन इसका फादर प्रभा को 200 रुपए देने के बजाय घर में चाय बनाकर इसको लाकर देने लगता है कि जब मन करे तुम चाय पी सकते हो, बहुत ही गरम गरम अभी बनाया मैंने। ये देखकर प्रभा डिसाइड कर लेता है कि अगली बार मैं अपने पापा से पैसे नहीं मांगूंगा। इस तरह से अपने कजिन रूपेश के पास जाकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि अब मुझे पैसों की जरूरत है। इस तरह से रूपेश जहाँ पर भी पूजा के लिए जाता, प्रभा को भी अपने साथ ले जाता और ये दोनों पैसों को भी बांट लेते हैं। एक दिन ये दोनों किसी घर पर जाते हैं पूजा करवाने के लिए। अब वहाँ के घर वाले अपने घर के झूले को रेडी करने की तैयारियां करते रहते हैं। मतलब कारपेंटर घर के ओनर से कहने लगता है कि ये झूला बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सारे गांव वाले आकर बैठेंगे तब भी ये झूला नहीं टूटेगा। ओनर कहने लगता है, अरे फालतू की बातें मत करो, ये झूला बहुत ही पुराना है और इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अब वो कारपेंटर प्रूफ दिखाने के लिए वहाँ के छोटे बच्चों को उस झूले के ऊपर बिठाने लगता है। अब रूपेश को भी इच्छा होती है कि ये भी इस झूले पर बैठे। कारपेंटर रूपेश से कहने लगता है कि पंडित जी आप भी एक बार बैठिए, देखिए ये झूला कितना स्ट्रॉन्ग है। अब रूपेश भी बहुत खुश होकर उस झूले पर बैठ जाता है। उसी वक्त ये झूला टूटकर
नीचे गिर जाता है। झूले के ऊपर जो सारे बच्चे होते हैं वो रूपेश के ऊपर गिर जाते हैं। बेचारे रूपेश की गर्दन ही टूट जाती है। डॉक्टर के पास ले जाने पर डॉक्टर ने ये कहा कि रूपेश को 3 महीनों का रेस्ट चाहिए। रूपेश प्रभा से कहने लगता है कि प्रभा 3 महीनों तक मैं कोई भी पूजा नहीं कर सकता, सारे पूजा के काम तुम अकेले ही संभाल लो। प्रभा कहने लगता है रूपेश ये मेरा परमानेंट काम नहीं है। रूपेश कहने लगता है मुझे पता है प्रभा, पूजा करने पर अच्छे खासे पैसे आएंगे, हम दोनों 50-50 बांट लेंगे। प्रभा कहने लगता है अच्छा, मेहनत मेरी और फल तुम्हारा, 60-40, मेरा 60 और तुम्हारा 40। इस तरह से इन दोनों के बीच डील होने लगती है। ऑफ कोर्स रूपेश तो लोकल ही होता है ना। इस तरह से प्रभा अकेले ही पूजा के काम करते रहता है। जब भी इसको डाउट होने लगता है रूपेश के पास जाकर पूछताछ करने लगता है। इस तरह से पैसे भी ये दोनों शेयरिंग करने लगते हैं। इसी दरमियान में प्रभा स्टूडियो पर जाकर अपना म्यूजिक भी प्ले करते रहता है। क्या पता किसी जगह से इसको अच्छा चांस मिल जाए। उसके बाद रूपेश प्रभा को कॉल करके कहने लगता है कि प्रभा कल तुम्हारे पास कितने पूजा है करने के लिए? कल एक और पूजा भी करनी है। एक एडवोकेट है, उनका बेटा 12th क्लास में पढ़ रहा है। उनका कहना यह है कि उनका बच्चा कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। उनको ये लगता है कि उनके बच्चे के अंदर किसी की आत्मा घुस गई। प्रभा कहने लगता है अरे रूपेश, मुझे क्या पता आत्मा भगाने का काम, मैं तो ये काम नहीं जानता। रूपेश कहने लगता है अरे प्रभा, नॉर्मल पूजा है यार, शांति के लिए वो लोग अपने घर में पूजा करवाना चाहते हैं। मैं तुमको सारे मंत्र और प्रोसेस व्हाट्सएप कर दूंगा। पहले तो प्रभा मना करने लगता है, लेकिन बाद में रूपेश 70-30 का वादा करने लगता है। प्रभा कहने लगता है ठीक है, तुम भेज दो, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। दूसरे दिन प्रभा उसी तरह से उस एडवोकेट के घर पर जाता है। जिस तरह से रूपेश ने प्रोसेस बताया उसी तरह से पूजा की तैयारियां करने लगता है। बाद में वो घर वाले अपने बच्चे को इस प्रभा के सामने लाकर बिठा देते हैं। सच में ये बच्चा बहुत ही वियर्ड होता है। इसे देखकर प्रभा को बहुत ही डर लगने लगता है। जब पूजा की तैयारियां करने ही वाला होता है उसी वक्त वो बच्चा बहुत ही नॉर्मल तरीके से सारे काम करने लगता है। मतलब वहाँ से उठकर खाना खाने लगता है, अपने मम्मी पापा से बात करने लगता है। प्रभा ने तो अभी तक एक भी मंत्र पढ़ा नहीं होता। शौक में रह जाता है कि इतना जल्दी ये बच्चा ठीक कैसे हो गया, मैंने तो पूरे मंत्र पढ़ा ही नहीं। अब उसी रात प्रभा रूपेश के पास आकर यही बात बताने लगता है। रूपेश कहने लगता है कि जिसका मतलब मेरे मंत्र सही से काम किया। प्रभा कहने लगता है चुप करो, उन्होंने ऑलरेडी किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया था, लगता है वो दवाइयाँ अब काम आई थी। रूपेश कहने लगता है कि जो भी हो, पैसे तो अच्छे खासे मिले हैं ना। इस तरह से ये दोनों पैसे शेयरिंग कर लेते हैं। दूसरे दिन प्रभा को एक पार्सल आता है। प्रभा कहने लगता है कि मैंने तो कोई पार्सल ऑर्डर नहीं किया। वो डिलीवरी बॉय पार्सल देकर OTP पूछने पर शॉकिंगली प्रभा के फोन को OTP आई होती है और इसी तरह से उस पार्सल में एक लेडीज ड्रेस होता है। प्रभा को समझ में नहीं आता कि मेरे फोन से किसने ऑर्डर किया होगा। और इसी तरह से प्रभा ये भी ऑब्जर्व करने लगता है कि इसके फोन का स्टेटस और DP चेंज हो चुका है अपने आप। खैर जो भी हो, आधी रात को जब प्रभा अपने कमरे में सो रहा होता है तो शॉकिंगली इसके कमरे में एक लड़की आई होती है। प्रभा का फोन लेकर चेक करती रहती है। इस लड़की को देखकर प्रभा बहुत डरने लगता है। वो लड़की कहने लगती है कि मैंने ही तुम्हारा फोन इस्तेमाल किया, मैं बाद में आ जाऊंगी। इस तरह से बाय बाय कहकर वहाँ से चली जाती है फोन वहाँ पर रखकर। प्रभा को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। सुबह होने के बाद प्रभा अपने दादाजी के पास आकर यही बात कहने लगता है कि दादाजी कल रात मुझे बहुत ही अजीब का सपना आया। सपने में एक लड़की नजर आई। इसका दादाजी कहने लगता है अरे तुम तो सिंगल हो ना, लड़कियों के ख्वाब आते जाते रहते हैं। मैं इतना बूढ़ा हूँ, मुझे खुद लड़कियों के सपने आते हैं। प्रभा कहने लगता है अरे ऐसा नहीं दादाजी, उस लड़की ने मेरा फोन लिया था। उसी वक्त दोबारा वो लड़की प्रभा के पास आती है। प्रभा दोबारा इस लड़की को देखकर बहुत डरने लगता है। लड़की कहने लगती है अरे यार, मुझे देखकर इतना डरो मत, मैं ही तुम्हारे फोन को इस्तेमाल कर रही हूँ और वैसे भी मैं एंड्रॉइड फोन से इतना फेमिलियर नहीं हूँ। जब मैं उस बच्चे के शरीर में थी तो मैं आईफोन चलाया करती थी। मतलब ये लड़की एक आत्मा होती है। रिसेंटली प्रभा उस बच्चे के घर पर गया था ना भूत भगाने के लिए, तो उसी बच्चे के अंदर इस लड़की की आत्मा होती है। कहने लगती है कि सारे लोग मेरी आंखों में देखकर डरने लगे, लेकिन तुम नहीं डरे। तुमने तो मेरे आंखों में आंखें डालकर देखा तो मैं तो तुम्हारे गट्स की फैन हो गई। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बस मेरी एक छोटी सी मदद कर दो। मैं मरने के बाद मैंने अपना पास्ट भूल गई, इवन मेरा नाम तक मुझे याद नहीं। लड़की की बातें सुनने के बाद प्रभा डर के मारे भागने लगता है। उसके बाद प्रभा एक डॉक्टर से मिलने लगता है। जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। वो डॉक्टर कहने लगता है कि लगता है तुमको कुछ ट्रोमा हुआ है, तुम्हें सख्त नींद की जरूरत है। इस तरह से कुछ दवाइयाँ देकर भेज देता है। प्रभा वापस अपने घर पर आकर दवाइयाँ खाकर अपना फोन पिलो के नीचे रखकर सो जाता है। आधी रात को वही लड़की प्रभा के कमरे पर आकर उसका फोन लेकर चेक करती रहती है। प्रभा दोबारा इस लड़की को देखकर शॉक में रह जाता है। लड़की कहने लगती है कि मैं तुमको जगाना नहीं चाहती थी, इसीलिए तुम्हारा फोन लेकर साइड में आ गई। सोच रही हूँ कि एक नया ड्रेस ऑर्डर करूँ। यहाँ पर एक और बात यह है कि ये लड़की सिर्फ
प्रभा को ही नजर आ रही होती है, न ही कि इसके दादाजी को। दूसरे दिन प्रभा उस रूपेश से इसी के बारे में डिस्कस करने पर वो रूपेश प्रभा के घर पर आता है उस आत्मा को भगाने के लिए पूजा पाठ करके। तो पूजा वगैरह करके प्रभा से कहने लगता है कि अब वो भूत तुम्हारे पास नहीं आएगी। लेकिन पूजा के टाइम उस लड़की की आत्मा वहीं पर होती है। दोबारा वो लड़की की आत्मा प्रभा से कहने लगती है कि मैं तुमको कितनी बार समझाऊं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मुझे खुद मेरे बारे में नहीं पता। जिस तरह से तुम मूवीज में देखते हो, क्या मैं तुमको मानने की कोशिश कर रही हूँ? मुझे पता है मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी याददाश्त खो चुकी है। मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, मेरे गाँव कौन सा है, इसके बारे में फाइंड आउट करने के लिए प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन फिर भी वो प्रभा काफी सारे उठपटांग से हरकतें करने लगता है इस लड़की की आत्मा को भगाने के लिए, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। ये सीन्स बहुत ही फनी लगते हैं। उसके बाद वो म्यूजिक स्टूडियो वाले प्रभा को अपने पास बुलाते हैं। एक्चुअली प्रभा ने काफी सारे म्यूजिक प्ले किया होता है यहाँ पर आकर, लेकिन ढंग से पेमेंट ही नहीं किया होता है इसको। सो इसी प्रोसेस में स्टूडियो वाले प्रभा के एक म्यूजिक सैंपल को बॉम्बे को भेजा होता है, मतलब किसी म्यूजिक डायरेक्टर को। उसी के बारे में एक बंदा प्रभा से बातचीत करते रहता है। उसी वक्त बॉम्बे से वो म्यूजिक डायरेक्टर वीडियो कॉल करने लगता है, कहने लगता है कि मुझे एक लाइव सैंपल दिखाओ। तो प्रभा उसी तरह से अपना इलेक्ट्रिक गिटार लेकर कुछ धुन को प्ले करने लगता है। वो म्यूजिक डायरेक्टर ऑलरेडी एक धुन को दे चुका होता है, उसके हिसाब से इसको म्यूजिक प्ले करना होता है। लेकिन जब भी ये प्ले करता उस म्यूजिक डायरेक्टर को पसंद ही नहीं होता, बार बार यही चीज रिपीट होती रहती है। फाइनली म्यूजिक डायरेक्टर कहने लगता है कि अरे यार मैं दूसरे बंदे को देख लूंगा। उसी वक्त प्रभा के पास वो लड़की आती है। इस प्रभा को थोड़ा सा गाइडेंस देने लगती है कि किस तरह से इस धुन को प्ले करना है, कुछ म्यूजिक के नोट्स वगैरह बोलने लगती है। तो प्रभा उसी तरह से गिटार को प्ले करने पर वो धुन उस म्यूजिक डायरेक्टर को पसंद आ जाती है। कहने लगता है कि दैट्स इट, मुझे यही धुन चाहिए, बाकी गाना हम बॉम्बे में शूट करेंगे। प्रभा तुम फटाफट से टाइम निकालकर बॉम्बे आ जाओ। तो ये सुनने के बाद प्रभा बहुत खुश होने लगता है और उसी तरह से वो लड़की भी। उसके बाद प्रभा और वो लड़की स्टूडियो से बाहर आकर एक दूसरे में बस ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं। प्रभा पूछने लगता है क्या तुमको म्यूजिक भी प्ले करना आता है? लड़की कहने लगती है कि वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन जब मैंने उस धुन को सुना तो मेरे अंदर अपने आप धुन बनने लगी। लगता है मैं म्यूजिक को जानती हूँ। जो भी हो, अब तो तुमको मुझसे डर नहीं है ना? प्रभा कहने लगता है डर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आखिरकार मैं तुमको क्या बुलाऊं? वो लड़की कहने लगती है कि मैं तो तुम्हारे लिए एक डिल्यूजन हूँ, तो शॉर्टकट में तुम मुझे डिल्लू बुलाओ। उसके बाद ये दोनों बहुत ही अच्छे से क्लोज होने लगते हैं। प्रभा उस डिल्लू से पूछने लगता है कि तुमको जरा भी अपने पास्ट के बारे में याद नहीं, तुम्हारा गाँव कौन सा है, तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है? डिल्लू कहने लगती है कि मुझे तो इतना सब कुछ याद नहीं, लेकिन मैं मरने से पहले कोई ये बंदा मेरे पास आकर यस यस कहा था। जिस बंदे ने यस कहा वो बंदा कौन है वो भी मुझे याद नहीं। प्रभा कहने लगता है कि पहले हमको तुम्हारा रियल नेम पता करना होगा, उसके बाद तुम्हारे फैमिली के बारे में आसानी से पता लग जाएगा। इसी दरमियान में मुंबई से प्रभा को कॉल आता है, मतलब इसको मुंबई बुलाया जाता है। लेकिन प्रभा को मुंबई जाना पसंद नहीं होता। ये लड़की डिल्लू प्रभा को मोटिवेट करने लगती है कि काफी सारे लोग ऐसे चांस के लिए काफी दिनों तक इंतजार करते हैं, लेकिन तुमको जबरदस्त चांस मिला, इसे यूटिलाइज कर लो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। इस तरह से प्रभा और वो लड़की डिल्लू मुंबई जाने लगते हैं। फ्लाइट में प्रभा के बगल में एक लड़की बैठी होती है। वो लड़की की आत्मा इस लड़की के अंदर आकर प्रभा से कहने लगती है कि हाँ, मुझे एक और बात याद आई, मरने से पहले मैं बेंगलुरु गई थी फ्लाइट में। एक्चुअली ये लड़की की आत्मा जिसके शरीर में चाहे उसके शरीर में आती जाती रहती है। दूसरे सीन में साध्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। फिलहाल इसका बीएफ इसे छोड़कर अमेरिका जा रहा होता है, मतलब सम काइंड ऑफ इसका ब्रेकअप हो चुका होता है। सो बेचारी बहुत दुखी होती है। उसी वक्त साध्या प्रभा को रिसीव करके म्यूजिक स्टूडियो पर लाती है। बात यह है कि इसी साध्या ने किसी सोशल मीडिया में प्रभा को फाइंड आउट किया। इसका म्यूजिक सुन के म्यूजिक डायरेक्टर को सुनाने पर इसको सेलेक्ट कर लिया था। सो प्रभा यहाँ पर आकर म्यूजिक प्ले करने पर ये धुन भी म्यूजिक डायरेक्टर को बहुत ही पसंद आती है। उसके बाद प्रभा और साध्या थोड़ा बाहर जाते हैं डिनर वगैरह करने के लिए। इसी दरमियान में साध्या का बीएफ साध्या को मैसेज करने पर वो मैसेजेस देखकर साध्या बहुत रोती रहती है। वो डिल्लू साध्या की हालत को समझकर प्रभा को बता देती है। बाद में ये दोनों साध्या के फ्लैट पर आते हैं। साध्या अपनी लव स्टोरी प्रभा को सुनाने लगती है कि किस तरह से इसके बीएफ के साथ मुलाकात हुई, किस तरह से इन दोनों का ब्रेकअप हुआ। जब अपनी कहानी बता रही होती है तो डिल्लू को कुछ बातें याद आती है। प्रभा से कहने लगती है कि प्रभा, मुझे लगता है कि मैं भी किसी से प्यार किया करती थी। खैर दूसरे दिन प्रभा वापस अपने केरला पर आने लगता है। मतलब उस डायरेक्टर ने प्रभा को एक और डेट दिया होता है आने के लिए। अब शॉकिंगली उसी फ्लाइट पर वो साध्या भी होती है। मतलब इसका नेटिव केरला ही होता है। वापस अपने गांव पर जाती रहती है। जब प्रभा वापस अपने घर पर आता है तो वो साध्या प्रभा को कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड करने लगती है। मतलब कहने लगती है कि कल मेरी फ्लाइट है, मैं बॉम्बे चली जाऊंगी। उसी तरह से मेरी कजिन की शादी है,
तुम मेरे कजिन की शादी पर जरूर आओ। इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रभा से बात करने लगती है। ये देखकर डिलीलू प्रभा से कहने लगती है कि प्रभा, मुझे लगता है कि वो लड़की तुमको लाइक करती है, वरना कौन लड़की पहली मुलाकात में अपने ब्रेकअप के बारे में बताएगी। और वैसे भी उसकी लाइफ में अब कोई भी नहीं है, तो तुम उसकी लाइफ में एंटर हो सकते हो। पहले तो प्रभा डिलीलू की बातें नहीं सुनता। अरे उस लड़की ने बस मुझे कैजुअली बुलाया होगा, ऐसा थोड़ी है कि वो मुझे लाइक करती है। डिलीलू कहने लगती है कि मैं सच्ची बता रही हूँ, एक लड़की का दिल एक लड़की ही समझ सकती है। तुम अच्छे से रेडी शेडी होकर अपने फादर की कार लेकर जाओ। प्रभा कहने लगता है कि मैं अपने पापा से कार नहीं मांगूंगा, बात ही नहीं करता मैं। लेकिन बाद में डिलीलू फोर्स करने पर प्रभा अपने फादर के पास जाता है। उस वक्त प्रभा का फादर उस कुत्ते की मरहम पट्टी कर रहा होता है। इसको थोड़ी चोट आई होती है। ये देखकर प्रभा के तो होश उड़ जाते हैं। मतलब इसका फादर भी उस कुत्ते से बहुत प्यार करते रहता है और इसी तरह से प्रभा का फादर कुछ ऑक्सीजन की मदद से अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। पूछने लगता है कि ये कब से चल रहा है। प्रभा का फादर कहने लगता है कि 2 साल से ऐसा ही है। लेकिन प्रभा को इसके बारे में कुछ भी आइडिया ही नहीं होता। बहुत अफसोस करने लगता है कि मैं एक छोटी सी गलती की वजह से इतने सालों तक अपने पापा से बात ही नहीं किया। शायद उस टाइम तो मेरे पापा ने गलती से उस कुत्ते को डांट दिया। नहीं, अब मुझे ही मेरे पापा का ख्याल रखना होगा। इस तरह से प्रभा अपने फादर की गाड़ी लेकर उस फंक्शन पर जाने लगता है। सादिया प्रभा को देखकर बहुत खुश होने लगती है। अब इन दोनों को एक साथ देखकर वो लड़की डिलीलू थोड़ा जेलस फील होने लगती है। अब शादी का माहौल है, थोड़ा नाच गाना चलने लगता है। उसके बाद प्रभा और वो लड़की डिलीलू वापस अपने घर पर जाने लगते हैं। रास्ते के दरमियान में डिलीलू कहने लगती है कि प्रभा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं तुमको लाइक करती हूँ। प्रभा कहने लगती है, हाँ मैं भी तुमको लाइक करता हूँ। डिलीलू कहने लगती है, लाइक मतलब वो वाला लाइक नहीं, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्रभा भी कहने लगता है, ओके आई लव यू टू। डिलीलू कहने लगती है कि आज के बाद से तुम उस सादिया से बात मत करो। प्रभा कहने लगता है, अरे ये क्या बात कर रही हो, तुम्ही ने कहा कि तुम्हारा और उसका वाइब मैच हो रहा है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, उसलिए मैं उस सादिया के साथ करंट हुआ और अब तुम दोबारा कह रही हो कि उससे दूर रहो। डिलीलू कहने लगती है कि वो सब कुछ मुझे नहीं पता, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम उस सादिया से दूर रहो। प्रभा पूछने लगता है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम तो एक आत्मा हो और मैं एक इंसान, हम दोनों का मिलन कैसे हो सकता है। डिलीलू कहने लगती है कि प्यार का मतलब फिजिकल नहीं है, एक इमोशन है। उसी वक्त सादिया प्रभा को कॉल करने पर प्रभा कहने लगता है कि मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। इस तरह से गाड़ी से उतरता है। उसी वक्त वो डिलीलू गाड़ी से गायब हो जाती है। जब पीछे पलट कर देखता है तो वो लड़की मौजूद होती है। फटाक से इसको हक कर लेती है। जब प्रभा को हक करती है तो इसका फ्लैशबैक इसको याद आने लगता है। एक्चुअली डिलीलू का असली नाम होता है माया मैथ्यूज। माया और उसकी फैमिली ऊटी में रहते हैं। इनके कुछ स्टेट्स भी होते हैं और उसी तरह से माया बैंगलोर में अपनी पढ़ाई करती रहती है। छुट्टियां होने की वजह से माया अपने घर वापस आती है। डिनर के टाइम अपने माँ बाप से एक बात शेयर करने लगती है कि माया एक लड़के से प्यार कर रही है। यह सुनने के बाद माया की माँ माया को डांटने लगती है कि प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा ना कि लड़कों से दूर रहो, तुम्हारा फायदा उठाते हैं। माया कहने लगती है कि माँ, मैंने उल्टा उस लड़के को प्रपोज किया, ना कि वो लड़का मेरे पास आया था। कल मैंने उसको यहाँ पर बुलाया है, एक बार प्लीज मिल लो ना, वो तुमको भी पसंद आएगा। इस तरह से रिक्वेस्ट करने पर माया के माँ बाप मान जाते हैं। सो दूसरे दिन माया अपने पेरेंट्स को लेकर किसी जगह पर जाती है। उसी वक्त वो लड़का माया को मैसेज करने लगता है कि नहीं आने वाला है। माया बहुत दुखी होने लगती है। माया की माँ कहने लगती है, देखा, इसलिए मैंने कहा कि लड़कों से दूर रहो, दूसरों पर डिपेंड रहोगी तो ऐसे ही धोखे मिलेंगे। उसी वक्त वो लड़का माया को कॉल करने लगता है तो माया गाड़ी से उतरने लगती है साइड में जाकर बात करने के लिए। उसी वक्त साइड से एक गाड़ी आकर माया का एक्सीडेंट कर देती है। फटाफट से माया को हॉस्पिटल में एडमिट करने लगते हैं। डॉक्टर माया की हालत को उसके पेरेंट्स को बताने लगता है कि माया जिंदा होकर भी मर चुकी है, मतलब इसका ब्रेन डेड हो चुका है। अब मूवी के स्टार्टिंग में जिस लड़के को दिखाया था ना, माया उस लड़के के शरीर में थी। वो लड़का और माया का भाई एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। सो प्रिंसिपल इस लड़के को बुलाकर माया के भाई के साथ हॉस्पिटल पर जाने के लिए कहती है। तो हॉस्पिटल पर आने के बाद माया का भाई माया को देखकर बहुत रोने लगता है। माया का फादर कहने लगता है कि जाको, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बहन कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती, जिंदगी भर ऐसे ही पड़ी रहेगी। अच्छा इसी में है कि हम इसको अलविदा कह दें, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो, वरना तुम्हारी बहन ऐसे ही तकलीफ सहती रहेगी। क्या तुम्हें मंजूर है? यह सुनने के बाद माया का भाई बहुत रोते हुए कहने लगता है, हाँ मुझे मंजूर है,
यस, इस तरह से डॉक्टर्स माया का हार्ट बीट रोक देते हैं। तो फिलहाल माया प्रभा से कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सारा पास्ट याद आ गया। इस तरह से अपने बारे में, अपने पापा मम्मी, अपने भाई के बारे में सब कुछ बताने लगती है। तुम्हारे प्यार ने मुझे मेरी याददाश्त वापस दिलवा दी। इस तरह से इसकी आत्मा को शांति मिलती है, मतलब वो गायब हो जाती है। कुछ दिनों के बाद ये प्रभा माया के घर पर जाता है, मतलब ये भी माया को बहुत मिस करते रहता है। माया के फैमिली वालों से मुलाकात करके काफी सारी बातें करने लगता है। उसके बाद प्रभा मुंबई वापस आकर उस कॉन्सर्ट को करने लगता है। इसका कॉन्सर्ट देखने के लिए माया तो मौजूद नहीं होती, लेकिन वो सादिया प्रभा को बहुत अप्रिशिएट करने लगती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।